हेलो नमस्कार। बिहार दर्शन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा बिहार एक मैं लेक्चर इससे संबंधित ले चुका हूं और अगर आपको वो लेक्चर लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लेक्चर को पहले जरूर देख लें। आज मैं आपको बिहार दर्शन फर्स्ट इस चैप्टर को लेके आया हूं जो क्लास 6 SCERT से ज्योग्राफी के किताब से लिया गया है। तो आज मैं बिहार के दर्शन कराऊंगा और वो सारी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सब लोग बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिहार के बारे में निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बिहार से संबंधित ही रहने वाले हैं। अगर आप SST की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि भारत का इतिहास बिहार के बिना अधूरा है। जब भी आप पूरे इतिहास को पढ़ोगे तो बिहार आपको स्पेसिफिक जगह पर दिखाई देगा, चाहे गौतम बुद्ध को पढ़ोगे, चाहे महावीर जैन को पढ़ोगे, चाहे मौर्य साम्राज्य को पढ़ोगे या भारत के महाजनपदों को पढ़ोगे, आपको बिहार पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप SST की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यह चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप SST नहीं, आपके पास साइंस है, ठीक है, 6 से 8 में, 9 से 10 में, 11 से 12 में, तो भी 40 नंबर जो GK GS करंट अफेयर्स बिहार GK जो आने वाला है उसमें भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए बिना समय को गवाए और हम क्लास को प्रारंभ कर देते हैं और यहां पर समझ लेते हैं बिहार दर्शन फर्स्ट। और ये है आपका क्लास 6 SCERT, है ना। इसकी अगर आपको PDF लेनी है, जहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी और PDF मिलेगी आपको SST विद राज राणा पर, तो वहां पर आप इस PDF को ले लें। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज अगर आपको मुझसे करनी है तो आप यहां पे जुड़ जाएं, लॉन्ग प्रेस करें इस पर किसी भी मैसेज को और आपका मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा, आप वहां पर रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलें प्रारंभ करते हैं इस क्लास को, इस चैप्टर को। सबसे पहले जान लेते हैं यहां पर क्या क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली रेशमा, यहां पे एक रेशमा की कहानी दे रखी है। सिंपल सी बात है, क्लास 6 का चैप्टर तो क्लास 6 की तरह ही मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मध्य विद्यालय, अब मध्य विद्यालय क्या होता है, 6 से 8 होता है। रेशमा बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि बच्चे हमेशा तब खुश होते हैं जब उनके लिए वो क्या हो, कहीं यात्रा पे जा रहे हो, अपनी नानी के जा रहे हो, मामा के जा रहे हो, ठीक है। लेकिन यहां पर उनकी कक्षा के सभी छात्र अपने वर्ग शिक्षकों के साथ बोध गया जा रहे हैं, राजगिरी जा रहे हैं, नालंदा जा रहे हैं और पावापुरी जा रहे हैं। ये चारों जगह ही ऐतिहासिक जगह हैं, धार्मिक महत्व की जगह हैं और इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। यहां पर बोधि वृक्ष भी है, ठीक है। निरंजना नदी के किनारे आपको पता होगा कि 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी ने घर छोड़ दिया, फिर उन्होंने बहुत दिनों तक तपस्या करी, उसके बाद वो फिर आगे बढ़ गए और फिर उन्हें एक दिन निरंजना नदी के किनारे तपस्या करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वो बुद्ध कहलाए, ठीक है। उनका नाम सिद्धार्थ था और वो बुद्ध कहलाए और यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। फिर उन्होंने अपना सबसे पहला जो ज्ञान था वो आगे बढ़े और सारनाथ में सबसे पहला ज्ञान अपने 5 जिनके साथ उन्होंने यज्ञ किया, वो तपस्या करी थी, उन्हीं को दिया था। तो उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। राजगिरी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां पर महावीर स्वामी ने भी अपना समय गुजारा है, यहां पर गौतम बुद्ध जी ने भी अपना समय गुजारा है। ये उनकी साधना भूमि रही है, ठीक है। साधना भूमि, कर्म भूमि भी आप कह सकते हो। तो राजगिरी भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं और स्तूप वगैरह बने हुए हैं और जैन धर्म से संबंधित भी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दी जाएंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से। इधर आप जापान में चले जाओ, जापान वाला जो पूरा क्षेत्र है, चाइना का जो क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ बौद्ध आबादी बहुत ज्यादा है, वहां से बहुत ज्यादा पर्यटक आपको बोध गया में मिल जाएंगे। आप कभी जाना राजगिरी, बोध गया में खूब मिल जाएंगे। नालंदा के बारे में आपको पता है, प्राचीन यानी भारत का प्राचीन महाविद्यालय यानी विश्वविद्यालय, ठीक है। यहां पर बहुत बड़े विद्यालय थे, बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पे आचार्य थे। इतना यहां पर ज्ञान विज्ञान था कि आप सोच नहीं सकते हो, ठीक है। यहां पर बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगवा दी थी, नालंदा विश्वविद्यालय में। समझ में आ गया नहीं? तो हमारा बहुत सारा ज्ञान, हमारा बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया तो तबाह हो गया था, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हमारे पास आज होता तो आप सोचिए कि हम
क्योंकि किताबें ही किसी समाज का आईना होती हैं, किताबें ही हमारे इतिहास होती हैं और किताबों में ही आगे बढ़ने की कलाएं होती हैं। विज्ञान, धर्म, संस्कृति, इसमें बहुत कुछ दे रखा था इन किताबों में, लेकिन सारी किताबों को जला दिया गया। कुछ स्मृति में शेष रह गई, बाकी सब यहाँ पे नष्ट हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों तक से लोग पढ़ने के लिए आते थे। ह्वेनसांग का नाम आपने सुना होगा, यहीं पे पढ़ने आया था, ठीक है नहीं, इतना ज्यादा नाम था। यहां तक कि यहां पर एक विभाग तो ऐसा था कि वहां पर सभी क्या होता था कि किताबों को लिखा जाता था और वितरित यानी अलग अलग जगह भेजा जाता था, तो उसके लिए एक अनुवाद विभाग, जो विभाग होते हैं ना लिखने वाले, वो भी विभाग थे यहाँ पर, इतना बड़ा था, ठीक है। तो नालंदा का वैभव था, तो बिहार वैभवशाली जगह है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, पावापुरी। पावापुरी वो जगह है जहां पर महावीर स्वामी ने मोक्ष की उन्हें प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो आप याद रखना, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण जगह है, जैन धर्म से संबंधित ये महत्वपूर्ण जगह है। तो इन सारी जगहों के बारे में इसमें कुछ कुछ चीजें को आपको बताया जाएगा। सीधी बात यह है कि आपको इन चारों चीजों को अच्छे से ध्यान रखना होगा और आगे भी, और आपको ध्यान भी रखना है कि आगे आपसे ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो सब ये लिखा हुआ है। अगले दिन बच्चे बस में पहले बोध गया पहुंचे। आइए, सबसे पहले कहाँ पहुंचे, वो बोध गया पहुंचे। इसका मतलब है यहाँ पे बोध गया के बारे में कुछ न कुछ बताया होगा। बच्चों ने पहले महाबोधि मंदिर देखा। अब आपसे कोई पूछ ले कि महाबोधि मंदिर कहाँ पर है, तो आप बता देना बोध गया में महाबोधि मंदिर है, ठीक है। इस मंदिर को विश्व धरोहर में गिना जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज, जो यूनेस्को जिनको घोषित करता है ना वर्ल्ड हेरिटेज, वही है ये, ठीक है। इस मंदिर में ध्यानरत बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन के बाद सबने मंदिर, यानी इस महाबोधि मंदिर में ध्यानरत बुद्ध की प्रतिमा है। आपसे पूछेगा ध्यानरत बुद्ध की प्रतिमा कहां पर है, तो आप बता देना महाबोधि मंदिर में है। महाबोधि मंदिर कहां पर है, यह आपको पता होना चाहिए कि बोध गया में है, और बोध गया कहां पर है, यह आपके बिहार में है, ऐसे आपको पता होना चाहिए, है ना। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें ये महाबोधि मंदिर के अगर आपको दर्शन करने हैं तो आप यहां पर दर्शन कर सकते हैं। ये रहा महाबोधि मंदिर, है ना, काफी वैभवशाली और काफी प्राचीन मंदिर है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, है ना। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई थी, वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। ध्यानरत बुद्ध की प्रतिमा, इसके पीछे बोधि वृक्ष देखा गया। बोधि वृक्ष काफी पुराना है, मूल तो नहीं है, ये शायद अपनी 7वीं 8वीं पीढ़ी का है, लेकिन आप उसको याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, अब इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात वो गौतम बुद्ध कहलाने लगे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर कई बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना सारी चीजों को अच्छे से, ठीक है, आराधना कर रहे थे। इस मंदिर के बगल में स्थित मुचलिंद सरोवर, अब बताओ, ये तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि मुचलिंद सरोवर कहां पर है, तो आप सीधे बता देना कहां पर मुचलिंद सरोवर है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, बोध गया में है, ठीक है। महाबोधि मंदिर के जस्ट पीछे है। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ ले, बच्चों ने मछलियों को दाना खिलाया, सरोवर में मछलियां भरी पड़ी थी। इतनी सारी मछलियों को देखकर तो मंदिर के इर्द गिर्द कई देशों ने भगवान बुद्ध की मंदिर बनवा रखे हैं, यानी इसी मंदिर के आसपास बहुत सारे भगवान बुद्ध के मंदिर हैं। बच्चों ने इनको भी देखा, महत्वपूर्ण बातों को नोट किया। बच्चे बस में सवार हुए और वहां से चलकर शहर की चकाचौंध में पहुंचे, चांद चौर में पहुंचे, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यानी बोध गया में ही क्या होगा, शहर में, शहर के चांद चौरा क्षेत्र, चांद चौरा क्षेत्र कहां पर है, बोध गया में है। वहां से बच्चे फल्गु नदी के, ठीक है, तट पर, यानी जो फल्गु नदी है ना, फल्गु नदी के पास ही अगर आपको देखें कि एक तो फल्गु नदी का हिंदू धर्म में भी महत्व है। यहाँ पर पिंडदान करने के बाद फिर बार बार पिंडदान नहीं करना पड़ता, मोक्ष, ये मोक्ष भूमि भी कहलाती है। फल्गु नदी में ही पता पिंडदान किया जाता है, ये आपको शायद पता होना चाहिए, है ना। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इतनी महत्वपूर्ण नदी है ये फल्गु नदी है ना। और अगर आपसे कोई पूछे बोध गया किस नदी के किनारे है, तो आप बता देना फल्गु नदी के किनारे। गया किस नदी के किनारे है, फल्गु नदी के किनारे है। वहां के बच्चे फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर देखने पहुंचे। तो विष्णुपद मंदिर कहां पर है, एक और प्रश्न यहां पे बन जाता है। विष्णुपद मंदिर कहां पर है, गया में है, ठीक है, फल्गु नदी के किनारे पर है, याद रखो। ये विष्णुपद मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो नाम से ही पता चलता है भगवान विष्णु से समर्पित है, और यहां पर भगवान विष्णु के पद चिन्ह है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब बताइए कितनी कितनी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलती है, ठीक है। इस मंदिर को काले पत्थरों से
किसने बनवाया था? विष्णुपद मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये भी आपका प्रश्न आ सकता है। या भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। इस मंदिर को काले पत्थरों से रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। किसने बनवाया था? रानी अहिल्याबाई ने। ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वहां के पुजारियों ने बताया कि प्रतिवर्ष अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में यहाँ पितृपक्ष का मेला 15 दिनों के लिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? पितृपक्ष का मेला लगता है। देश के कोने कोने से आकर लोग अपने पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति हेतु यहाँ पर पिंडदान करते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। विष्णुपद से सभी बच्चे दोपहर 12 बजे के आसपास, ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ऐसी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। हाँ जी, कि आसपास कहां पहुंचे? अब राजगिरी पहुंच गए। अब राजगिरी के बारे में था। राजगिरी के गर्म जल कुंड में हाथ पैर धोने से बच्चों की थकान मिट गई। तो गर्म जल कुंड कहां पाया जाता है? तो आप याद रखना कि ये राजगिरी में मिलता है। ठीक है, राजगिरी। आइए आगे चलते हैं। राजगिरी राजगृह नाम था इसका पहले। ठीक है, मौर्य वंश की ये राजधानी भी रही है। अगर आप देखें तो शांति स्तूप कहां पर है? एक और प्रश्न आपसे पूछ ले कि शांति स्तूप कहां पर है। ठीक है, तो ये यहां पर होगा, यानी राजगिरी में है शांति स्तूप। याद रखना कि जब भी आपसे स्तूपों के बारे में पूछा जाए, स्तूपों में होता क्या है कि ये एक अंडाकार आकृति होती है। ठीक है, और यहाँ पे माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध से संबंधित जो अवशेष है ना, जो उनके बॉडी के जो कुछ जो पार्ट हैं, ठीक है, वो भी यहीं पर रखे गए हैं। ठीक है, और एक आध स्तूप ऐसा भी है जहां पर ये अवशेष नहीं मिलते हैं, लेकिन मोस्टली में ये मिलते हैं। ठीक है, शांति स्तूप राजगिरी ये है। तो यहां पर शांति स्तूप राजगिरी में, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। आइए आगे चलते हैं। राजगिरी के चारों पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ियों में गंधक है, इसलिए यहां से गर्म पानी का स्रोत है। अब बताओ, राजगिरी में गर्म पानी का स्रोत क्यों है? क्योंकि पहाड़ियों में गंधक है, और गंधक के कारण, गंधक जानते हो, सल्फर, सल्फर है, और यहां से गर्म पानी का शराब होता है। बच्चों ने मनियार मठ, जरासंध का अखाड़ा देखा तथा शांति स्तूप देखने रज्जू मार्ग द्वारा रोपवे पहाड़ियों की ओर चढ़ पड़े। मनियार मठ और जरासंध का अखाड़ा कहां पर है? तो राजगिरी में है। ऐसे कभी प्रश्न आ जाए तो आप झट से लगा देना। तो ठीक है, शांति स्तूप कहां पर है? ये भी राजगिरी में है। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। शांति स्तूप जो है पहाड़ी पर स्थित सफेद गुंबदाकार स्तूप है, जिसके चारों दिशाओं में महात्मा बुद्ध की 4 प्रतिमाएं अलग अलग मुद्राओं में लगी हुई हैं। पहाड़ी पर पहुंचने के लिए रज्जू मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, रोप वे जो होता है ना, ऐसे करके वो है। पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित शांति स्तूप अद्भुत दृश्य करता है। यहाँ के चारों ओर पहाड़ियां दिखाई पड़ती हैं। शिक्षक ने मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बारे में कुछ प्रचलित कथाएं सुनाई। अजातशत्रु, याद रखना, अजातशत्रु ठीक है, ये जो हर्यक वंश था, उसका एक महत्वपूर्ण राजा था, ये आपको पता होना चाहिए। हर्यक वंश की जो स्थापना करी थी बिंबिसार ने करी थी। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु उसका लड़का था, और इसने अपने सारे जिसका, अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ही ना हुआ हो, इतना। ठीक है, तो इसने मगध साम्राज्य को थोड़ा सा यानी उसको थोड़ा सा प्रभावशाली बना दिया था। ठीक है नहीं, याद रखो। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में तो आपको पता ही है। तो राजगिरी में इतनी सारी चीजें हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और यही आपसे पूछ सकता है ना। राजगिरी से चलकर बच्चे 3 बजे अपराह्न नालंदा पहुंचे। अब आ जाओ तो नालंदा में। नालंदा देखो, नालंदा के बारे में क्या क्या दे रखी है किताबों ने। रास्ते में शिक्षक ने बच्चों के लिए खाजा, ये तो सब ये तो बताया। नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर, अब तो नालंदा विश्वविद्यालय को इसको बनाया जा रहा है, और बन के तैयार भी हो गया है। प्राचीन गौरव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये खंडर है, ये इतना बड़ा तो अब भी दिखाई दे रहा है, तो उस समय पर कितना बड़ा होगा सोचिए। अब से रूप में यह विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में विख्यात था। देखिए, समझ आएगा नहीं, ये ज्ञान विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। देखो, ये तो अब की बात करें, पहले ही नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। देश विदेश से लगभग 10,000 छात्र यहाँ पे पढ़ते थे। सोचो, उस समय पर 10,000 छात्र यहाँ पे पढ़ते थे। ये जल मंदिर है पावापुरी में। जल मंदिर कहाँ पर है ये खूब पूछ ले तो पावापुरी यहाँ पे बता देना। बच्चों ने पुस्तकालय, ठीक है, छात्रावास को देखा। यहीं पर एक संग्रहालय में कई दुर्लभ पांडुलिपियां, मूर्तियां देखी गई। पांडुलिपियां, इनको कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। याद रखना, मैन्यूस्क्रिप्ट यानी पहले जो ताड़ का पेड़ होता था, ताड़ का पेड़, ठीक है, उस पे मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी हाथ से, यानी मेन्यू मतलब हाथ से लिखी गई
उनकी जो लिपि होती है उनको पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, कुछ एक बच्चों ने किताबें भी खरीदी। यहाँ से सब पावापुरी स्थित यानी पावापुरी पहुंचे। पावापुरी में उन्होंने जल मंदिर देखा। तो जल मंदिर कहाँ पर है? पावापुरी में है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदा करेगा। तालाब के बीचों बीच स्थित जल मंदिर में भगवान महावीर के दर्शन किए। तालाब में मछलियां और कमल के फूल प्राकृतिक रूप से मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। ये वो जगह जहां पर भगवान महावीर ने शरीर त्याग कर परिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो 4 चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। शाम घेर आई थी, अब बच्चे सवार होकर घर लौटने लगे। शिक्षक ने बताया कि बगल में ही नवादा जिला है जहां ककोलत जलप्रपात है। तो ककोलत जलप्रपात से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? ठीक है, तो नवादा जिले में है ककोलत जलप्रपात, है ना। ठंडे जल के लिए प्रसिद्ध है। यह मनोरम प्राकृतिक स्थल है। समय अभाव के कारण हम लोग वहां नहीं जा सकते और रात हो गई थी। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने आपको दे दी है। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। इतने ही ऐसे चैप्टर होते हैं, ऐसे सारे चैप्टर को एक बार पढ़ लो तो आपके कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? अगर कुछ प्रश्न देखने हैं तो यहाँ पे बोध गया होता है। गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? तो बताइए। देखो ऐसे प्रश्न आपसे और आते। रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, ये आपको पता ही होना चाहिए, है ना। ये है। बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ पर पाया जाता है? तो बताओ, ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो राजगिरी में पाया जाता है। ककोलत जलप्रपात किसके लिए मशहूर है? तो ये आपको पता है, ठंडे जल के लिए मशहूर है। ठीक है, जरासंध का अखाड़ा कहाँ पर है? जरासंध का अखाड़ा बताइए कहाँ पर है? राजगिरी में है। ठीक है, नालंदा में। ये इसको कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। सारे क्वेश्चन तो मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट में आपको ये जगह बतानी है। जरासंध का अखाड़ा कहाँ पर है, ये आपको कमेंट में बताना है। ये आपको कमेंट करके बताना है ना। और बाकी तो ये है। चलिए, तो क्लास कैसी लगी आप जरूर बताएं। ऐसे ही मैं एक और चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा और ऐसे ही आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।